हाँ जी, तो नमस्कार सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूँगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार। तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे किसी विशेष टॉपिक पर। टॉपिक का नाम क्या था भाई? पुष्पी पाठकों की अकारी की। ये टॉपिक था। हाँ जी सर, ये था। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और बाकी क्या ही बताना, सभी आपको पता ही है। चलिए, अपने बात कर रहे थे किस किस के पुष्प पात्र की कार्यक्रम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सर हमने पढ़ लिया था जंतु, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। आज हम बात करने जा रहे हैं बीज, या बीज को बोलते हैं सीड। क्या बोलते हैं? सीड। बीज को बोलते हैं सीड। ठीक है, करें शुरू। ठीक है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं, बहुत बार बता दिया। बीज में प्राय एक बीज आवरण तथा भ्रूणकोश होता है। देखो कह रहा है कि बीज में एक तो होता है बीज आवरण, इसको बोलते हैं बीज को आवरण, यानी कि बीज को आवृत करने वाला। और अंदर वाला भाग होता है जिसे बोलते हैं भ्रूणकोश, यानी कि भ्रूण को पोषण देने वाला। ठीक है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक अथवा दो बीज होते हैं। भ्रूण में क्या होता है? जो भ्रूण होता है, बीज में क्या होता है? ऊपर वाला भाग प्रांकुर होता है, बता दिया है, और ये नीचे वाला भाग मूलांकुर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई बीज है, जब ये अंकुरित होगा तो ये नीचे वाला भाग इसका बनेगा जड़ वाला भाग, और ऊपर वाला प्रांकुर, यानी कि भूमि से ऊपर वाला पौधे का जो भी भाग होंगे वो प्रांकुर बनेगा। तो मूलांकुर और प्रांकुर। ठीक है। इसके बाद इसने बोला है एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं का दो बीज पत्र होते हैं। इसमें कितने होते हैं? बीज में एक तो एक ही बीज पत्र होगा, सिर्फ एक ही बीज पत्र होगा तो उसे बोलेंगे एक बीज पत्री, और जिसमें दो बीज पत्र होंगे उसे बोलेंगे द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले द्विबीजपत्री की बात कर लें, जिसमें दो बीज पत्र होते हैं। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती हैं, बाहरी को बीजजोड़ तथा भीतरी को टैगमेन कहते हैं। ये कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई बीज है, इसकी दो परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? दो। पहली को बोलते हैं बीज जोड़, या बाहरी परत को बीज जोड़, और अंदर वाली परत को बोलते हैं टैगमेन बोलते हैं। बीज क्या होता है? बीज सबसे ऊपर वाला भाग बीजावरण। बीजावरण के कितने भाग होते हैं? दो, बीज जोड़ और टैगमेन। ऊपरी परत को बीज जोड़ और अंदरी परत को टैगमेन बोलते हैं। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है भ्रूणकोश। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह है। अब देखिए आगे करते हैं शुरुआत। आपको डायग्राम से समझिए का उद्भव होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इस पर क्या होता है? एक इस तरह से निशान होता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है ये। तो इसके द्वारा ये फल से जुड़ा रहता है, जिसे नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका। यानी कि ये सिरा मैंने आपको दिखाई दिया, इस सिरे द्वारा ये फल से जुड़ा रहता है। ठीक है। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है। ये नाभिका है, इसके ऊपर एक छिद्र है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजाणु हटाने के बाद अगर आप अब ये देखो, आपको ये बीज चंद्रिका दिखाई दे रहा है ना? अगर आप इसको हटा दोगे, बीजाणु आपने हटा दिया तो अंदर से आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। बीजाणु को हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीज भ्रूण को देख सकते हैं, यानी कि ये आपका रहा भ्रूणकोश। ठीक है। बीज पत्रों को बीज भ्रूणकोश, भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गुद्देदार बीज पत्र होते हैं। ठीक है। यानी कि आपने बीजाणु हटाया, अंदर वाला भाग आपको क्या मिल गया? भ्रूणकोश। इसमें दो बीज पत्र और एक क्या होता है? भ्रूणीय अक्ष होता है। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, बिल्कुल भी। अक्ष के नीचे नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं, बता दिया। भ्रूणकोश भोजन संग्रह करने वाला उत्तक होता है। भ्रूणकोश क्या होता है? उत्तक होता है पौधे का, जो क्या काम करता है? वो पौधे में भोजन का स्टोरेज करता है।
जो द्विनिषेधन के परिणाम स्वरूप बनता है। चना, सेम, मटर में भ्रूणकोश पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणकोशी होते हैं, जबकि अरंड या गुद्देदार होता है भ्रूणकोशी होते हैं। इसका मतलब यह है कि चने में आप भ्रूणकोश देखोगे, ठीक है, और मटर में देखोगे, सेम में देखोगे, तो आपको भ्रूणकोश कैसा दिखाई देगा? पतला, क्योंकि भोजन स्टोरेज कहां पर हो रहा है? भोजन स्टोर तो बीज पत्रों में हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये अभ्रूणकोशी होते हैं, जबकि अरंड में गुद्देदार होता है, इसे भ्रूणकोशी कहते हैं। अब दोबारा से देखो, ये आपको ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, ये होता है बीज आवरण। इसको उतार दो, अंदर से आपको ये दो प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी। ध्यान से देखने चलने को, चने वाली दाल होती है ना, वो ये है। तो ये नीचे वाला भाग मूलांकुर, ये ऊपर वाला भाग प्रांकुर। ध्यान से देखो, ये जड़ बनाता है और ये पत्ती संरचना यानी पौधे का ऊपरी भाग बनाती है, और ये दोनों बीज पत्र होते हैं जो पौधे में भोजन स्टोरेज का काम करते हैं। चलिए, इसके बाद में है एक बीज पत्रे बीज की संरचना। इसमें आप संरचना देखोगे तो मुख्यतः गेहूं की देखोगे। चलिए करते हैं शुरू। प्राय एक बीज पत्री भ्रूणकोशी होती है। ये सभी भ्रूणकोशी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणकोशी भी होते हैं। उदाहरण है ऑर्किड। वैसे तो एक बीज पत्री जितने भी बीज होते हैं वो क्या होते हैं? भ्रूणकोशी होते हैं, लेकिन ऑर्किड एक ऐसा है जो अभ्रूणकोशी होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको करवाई है। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार होता है तथा फल भित्ति से संगलित होता है, फल भित्ति से जुड़ा होता है। भ्रूणकोश स्थूलिया होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणकोश की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक छोटी प्रोटीन सतह पर अलग होती है, जिसे एल्यूरोन कहते हैं। ये कह रहा है कि भ्रूणकोश की जो बाहरी भित्ति होती है ना, वो भ्रूण से एक छोटी प्रोटीन सतह पर अलग होती है। भ्रूणकोश, उसके बाद में एक छोटी झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं एल्यूरोन। इसके द्वारा ये भ्रूणकोश से अलग रहती है, एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणकोश के एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। किसे कहते हैं? भ्रूणकोश एक सिरे पर खांच में स्थित होता है, इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है, एक ही ढोलक के आकार का बीजपत्र होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं, जिसे प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। प्रांकुर और मूलांकुर एक चादर द्वारा ढके रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रांकुर जिससे ढका होता है उसे प्रांकुर चोल, और मूलांकुर जिस चीज से ढका हुआ है उसे मूलांकुर चोल कहते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई देगा अंदर से भ्रूण, ये पूरा का पूरा भ्रूण है, और ये ऊपर वाली सतह होगी आपकी भ्रूणकोश, नो डाउट। अब इसके बाद में सबसे बाहर में आया भ्रूणकोश और बीज आवरण, ये बीज का आवरण हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये अंदर वाला भाग आपको पता ही है भ्रूणकोश होता है। अब इसमें पीछे क्या बोला था कि भ्रूणकोश बीज आवरण से या बाहरी भित्ति से अलग रहता है, तो ये वाली जो परत है पीछे बढ़ गया ना कि बीजावरण भ्रूणकोश से एक पतली प्रोटीन झिल्ली से अलग रहता है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। तो ये बाहरी बीजावरण, ये अंदर वाला भ्रूणकोश और ये एल्यूरोन सतह है। ये हो गया आपका स्कूटेलम, ठीक है। ये हो गया प्रांकुर चोल, ये वाला, ये प्रांकुर हो गया क्योंकि ये भित्ति से प्रांकुर जिससे ढका हुआ है प्रांकुर चोल से, और मूलांकुर हो गया ये वाला भाग, तो मूलांकुर चोल से ढका हुआ है। इस प्रकार से ये रचना होती है, ठीक है, नो डाउट। अब इसने बोला है, यहां पर अपने हो जाता है ये कंप्लीट। अब आपको थोड़ा सा डायग्राम याद रखने होंगे, ठीक है, और पौधे का आकार ध्यान में रखना होगा। यहां से कुछ सूत्र बनते हैं, क्या बनते हैं? कुछ सूत्र बनते हैं जहां से अंदर क्वेश्चन डालता है, ठीक है। एक प्रारूपी पुष्पी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण, यानी कि इसका एक सूत्र द्वारा या एक अर्ध तकनीकी द्वारा इसका विवरण किया गया है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है, तो वो आपको मैं बता देता हूं अलग से। चलिए, आपको एग्जामिनर में आपको ना इस चैप्टर से मुख्य है, एक तो आपको याद रखना पुष्प सूत्र और पुष्प का चित्र, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो करते हैं एक एक चीज की शुरुआत। चलिए, पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से अकालिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्णन करना है तो लक्षणों का उपयोग तो करना पड़ेगा। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, यानी कि अगर आपको वर्णन करना है, बहुत सी जानकारी
बहुत ही कम मैटर में देनी है तो आपको डायग्राम और सूत्र से आप दे सकते हो। सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमबद्ध होना चाहिए। पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना, पत्ती और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। अब आपने पुष्पी भाग का वर्णन करना है, पौधे का संपूर्ण वर्णन करना है तो आप पहले उसकी प्रकृति का वर्णन करोगे, फिर उसके कायिक अभिलक्षणों का वर्णन करोगे, फिर मूल जड़ का वर्णन करोगे, फिर तने का वर्णन करोगे, फिर पत्तियों का वर्णन करोगे और उसके बाद में पुष्प का वर्णन करोगे, पुष्प विन्यास का वर्णन करोगे, फूल के भाग का वर्णन करोगे। ये सारा वर्णन आपको करना पड़ेगा। पौधे के विभिन्न भागों का वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्प सूत्र बताने पड़ते हैं। आपने ये सारा वर्णन कर दिया तो आपको एक तो पुष्प चित्र बनाना होगा और एक पुष्प सूत्र भी उसको बताना होगा। अब पुष्प सूत्र बताने के लिए कुछ संकेतों द्वारा आपको ध्यान में रखना होगा, आपको कुछ संकेत बताने पड़ेंगे। क्या क्या? पुष्पी सूत्र, पुष्पी सूत्र क्या करना है आपको? चलिए मैं यहां से स्लाइड लेता हूं, फिर अपनी एक एक चीज को नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। पुष्पी सूत्र में आपको क्या करना है? सहपत्र, सहपत्र, सहपत्र को लिखेंगे DR से। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करेंगे? सहपत्र को DR से लिखते हैं, कैलिक्स को K से। अब बार बार वापस जाएंगे तो दिक्कत होगी, चलो यहां लिखते हैं इस जगह पे। सहपत्र को लिखेंगे BR से। कैलिक्स या बाह्यदल, कैलिक्स को बाह्यदल बोलते हैं, इसको लिखते हैं K से। एक लाइन आपको याद रखनी होगी और K के नीचे आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है सर। इसके बाद में कोरोला यानी दल को C से, कोरोला को दल या कोरोला को क्या बोलते हैं? दल, और इसको लिखेंगे आप C से। C के नीचे भी अंडरलाइन। ठीक है सर। परिदल पुंज को P से, परिदल पुंज को P से, परिदल पुंज को आप लिखोगे P से। ठीक है सर। पुमंग को A से, पुमंग को लिखोगे आप A से, और जायांग को लिखोगे आप G से। ठीक है सर, लिख दिया जायांग को G से। ऊर्ध्वाधरी अंडाशय को G तथा अधोवर्ती अंडाशय को G से लिखते हैं। ऊर्ध्वाधरी अंडाशय को लिखोगे आप G से, और अधोवर्ती अंडाशय को आप लिखोगे G से अंडरलाइन। ठीक है। नर फूल के लिए ये निशान होंगे, यानी कि अगर नर के लिए आप लिखोगे 0 के ऊपर तीर का निशान, और मादा के लिए लिखोगे आप प्लस का निशान, क्योंकि मादा फूल की होती है, नर बेचारे उड़ते तीर ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर पौधा द्विलिंगी है, अगर पौधा क्या है? द्विलिंगी, द्विलिंगी है तो उसके ऊपर तीर, नीचे ये वाला निशान। ठीक है सर। से त्रिजात समिति, अगर क्या हो? समिति कैसी हो? अरे या त्रिजात, त्रिजात समिति हो। अगर पौधे की समिति कैसे हो? त्रिजात हो, तो इस तरह से आप उसे लिख दोगे। और एक व्यास समिति हो तो प्रतिशत से इंगित करते हैं। अगर समिति कैसी हो? एक व्यास समिति, एक व्यास समिति को क्या बोलते हैं? है किसी को ध्यान? बताओगे? एक व्यास समिति को लिखोगे आप प्रतिशत के निशान से। ठीक है सर। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद करके देते हैं। युक्त, अब दल कितने हैं उसको ब्रैकेट में बंद करके रखिए, दल को ब्रैकेट में बंद करके लिखोगे। और उसके बाद में और असममित पुष्प चिन्हों को ऊपर
रेखा से खींचते हैं। पुष्पी चित्र में फूल के भागों की संख्या, उसके विन्यास क्रम और उसके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आपको सारा डाटा याद रखना है। क्या याद रखना है, अलग से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर सहपत्र है तो सहपत्र को आप BR से लिखोगे, कैलिक्स या बाह्यदल K से, कोरोला को C से, परितल पुंज को P से, पुमंग को A से, जायंत को G से, अधोवर्ती अंडाशय को G से, ऊर्ध्वाधर अंडाशय को G से और अधोवर्ती को G के नीचे लाइन से। नर कोलिक को ऊपर तीर, मादा को प्लस, द्विलिंगी को तीर और प्लस, त्रिज्या समिति को इस तरह से, एक व्यास को प्रतिशत से और दल की संख्या को ब्रैकेट में आप बंद करके लिखो। मध्य अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायंत क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। यानी पहले कैलिक्स को दिखाया जाएगा, फिर कोरोला को, फिर पुमंग को और फिर जायंत को। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायंत सबसे भीतर की ओर होता है। आपको बहुत बार बता दिया। सहसंयोजन आसन को चक्र के भागों को चक्र के बीचों की संख्या बीच में इंगित करते हैं। नीचे सरसों का डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो सरसों ब्रेसी कैसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको कुछ डायग्राम दिखाई गई है, तो अपने देख लेते हैं। तो ये देखो, समिति कैसी होती है सरसों की, त्रिजात होती है, तो समिति आपने त्रिजात दिखा दी। उसके बाद में द्विलिंगी होता है, तो ये आपने द्विलिंगी दिखा दिया। के क्या होता है, कैलिक्स कितने हैं, 4, तो ये के आपको दिखा दिया। उसके बाद में 2 बाहर की तरफ, ये 2 आगे, इसके बाद में 2 अंदर की तरफ, तो ये 2 आगे। फिर कोरोला 4 है, और स्पर्शी, तो इसको सीधा कैसे करें, तो A 4, C 4, A कितने हैं, यानी पुमंग 2 + 6, तो 2 बाहर की तरफ है पुमंग और 4 अंदर की ओर है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। जी कितने हैं, 2, जो आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ये हो गया आपका पुष्प सूत्र। इस तरह से आपको पुष्प चित्र से आप पुष्प सूत्र बना सकते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्गीकरण। तो पहले आता है आपका फाबेसी। कौन सा, फाबेसी फूल। इस फूल को पहले पेपिलियोनियोडी कहते थे। फाबेसी को पहले बोलते थे पेपिलियोनोइडी कहते हैं। यह लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल है, यानी कि यह लेग्यूमिनेसी यानी कि फलीदार का उपकुल है। यह सारे विश्व में पाई जाती है। अब इसके अभिलक्षण, यह वृक्ष में पाया जाता है, झाड़ी में पाया जाता है, शाख में, मूल ग्रंथि सहित मूल पाई जाती है। तना कैसे दाना प्रधान, पत्तियां कैसी होती हैं, सरल वैसे इच्छाकार के कांतर वर्णाधार, अनुपर्णी, जालिका शिरान्यास, ये आपको सारी बातें पता है। अब देखो यहाँ पर जालिका शिरान्यास एक बात इंपॉर्टेंट आ गई, तो आपको पता है लेग्यूमिनेसी में दलहनी मतलब द्विबीजपत्री में शिरान्यास जालिका होता है। इस तरह से चीजों को कनेक्ट करोगे तो अपने आप पढ़ने में मजा आएगा। ये देख लो। तो अब आपको कुछ यहाँ पर मटर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम स्टाइल। इससे मुझे ना एक बात याद आ गई, आपसे शेयर कर देता हूं। बात क्या याद आई है कि आपको पता है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी वेटिंग लिस्ट में हूँ, मतलब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वेटिंग में प्रोविजनल के तौर पर अभी सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ पर जो एग्जामिनर थे, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पर जो बोर्ड के जो मेंबर थे, माननीय सदस्य, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पढ़ाने के लिए बोला, तो मैंने पढ़ाया। मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ाने के लिए बोला था, तो मैंने वो प्रयोग पढ़ाया। तो उन्होंने ना पता है मुझसे क्या क्वेश्चन किया कि मेंडल ने जो कौन सा पौधा उपयोग किया था अपने प्रयोग के लिए, और उन्होंने मुझसे वैज्ञानिक नाम पूछा था। मैंने उनको मटर बताया था कि मटर का पौधा, उन्होंने कहा नहीं वैज्ञानिक नाम बताइए, तो मुझे याद था वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइल। फिर उन्होंने बहुत से क्वेश्चन डाले थे, फिर क्वेश्चन डाला उन्होंने कि पाइसम स्टाइलम भी क्यों यूज किया, मेंडल ने पाइसम स्टाइलम भी क्यों यूज किया, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो वहां पर मुझे ये याद रह गया। तो आपको चीजें याद होती है तो आपको दिक्कत नहीं आती। तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम स्टाइल। तो अब पाइसम क्या हो गया, इसका मटर का वंश हो गया, और स्टाइलम क्या हो गई, इसकी जाति हो गई। ये भी आपको ध्यान रखना है।
सीधे सीधे कनेक्ट करके चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। मैं आपको एक ही करवाऊंगा, बाकी दो आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो पुष्पीय विलक्षण पुष्प विन्यास कैसा होता है? 80 माक्षी। 80 माक्षी का मतलब कि पुष्प होते हैं वो इस प्रकार से लगे होते हैं पौधे में। एक पुष्प यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस प्रकार से पुष्प लगे होते हैं। फूल क्या होता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी होता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि नर और मादा एक पुष्प में पाए जाते हैं। एक व्यासक संमित। एक व्यास संमित को मतलब बोलते हैं द्विपार्श्व संमितियां। इसको आप एक ही भाग से दो भागों में काट सकते हो, ठीक है। कैलिक्स कैसा होता है? बाह्य दल कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 बाह्य दल। तो के कितने होते हैं? 5। संयुक्त बाह्य दल यानी कि जुड़े हुए आपस में जोड़ देते हैं, संयुक्त बाह्य दल होते हैं, तो के 5 हो गए। कोर स्पर्शिका और छल्ली यानी कि ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। पुष्प दल विन्यास होता है। कोरोला कैसे होता है? कोरोला भी 5 होते हैं। विमुक्त दली पैपली वनस्पश बड़ा तथा सबसे बाहरी अगले दो पार्श्वीय पंख विभाग दो अग्रभित्र वाले जुड़कर एक नोत्र करते पुष्प दल विन्यास वैक्सिलरी होता है। पुमंग कितने होते हैं? 10। द्विसंगी परागकोश द्विकोष्ठी जैन एक अंडाशय एक अंडपी ऊर्ध्वाधर में इसमें कोष्ठियां वर्तिका फल होता है लैंगिक बीज एक से अधिक। और मटर कैसा होता है? बहुकोशीय, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुष्प द्विलिंगी हो गया। तो समिति कैसी होगी? एक व्यास संमित, यहाँ पे एक व्यास संमित आना, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर द्विलिंगी के 5 जुड़े हुए, सी इस प्रकार से 1 2 फिर 2, फिर पुमंग 9+1 और जैन 1। पाइसिस टाइप पुष्पी पादप की शाखा, फूल, दल, लैंगिक अंडक की इकाई, पुष्पी चित्र। यह आपको पुष्प चित्र आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये दो खुद करने हैं। कौन कौन से? लिलियसी और प्याज का, और ये आपको खुद करना है, ठीक है। मैंने ये आपको, अगर आपसे खुद से बने तो ठीक है, नहीं आपको खुद को क्या करना है? एक तो सोलोनेसी करना है। कौन सा करना है? सोलोनेसी और एक लिलियसी। ये दो फूल आपको खुद करने हैं जैसे मैंने करवाए हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने फटाफट करवाया है, तो मैंने फटाफट इसलिए करवाया क्योंकि मैं आपको बेसिक करवा चुका हूँ। फिर भी आपको परेशानी हो या कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं ये दोनों अलग से आपको करवा दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो क्लासेस को तो पहले आप खुद करने का प्रयास करना, उसके बाद में ही मैं करवा दूंगा, ठीक है। सारा कुछ अगर आप बोलोगे, आप खुद मेहनत करोगे ना, तो आपको बहुत मजा आता है। दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालकर खुद पढ़ा करो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। बस एक टीचर आपको एक गाइड्स करता है, अभी आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपके साथ हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अगला चैप्टर अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने कितने चैप्टर हो चुके हैं? सर 5 चैप्टर हो चुके हैं। कितने हो गए? 5। अब अपने देखेंगे 6वां चैप्टर। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए चैप्टर के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।